हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 158 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 159 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और किन बिंदुओं का इसमें समावेश करने की और आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, सम्मान का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अंग है और इसे भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः किसी व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए मानहानि कानूनों का होना आवश्यक है। आलोचनात्मक विश्लेषण करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ख़ास तौर पर ये प्रश्न हमेशा करंट में ही रहता है। कभी ना कभी किसी न किसी को मानहानि के अंतर्गत शामिल किया जाता है, उस पर डिबेट होती है, डिस्कोर्स होता है, तो उसी को लेकर ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। खैर, हम पहले आपके प्रश्न के उत्तर को पढ़ते हैं। आपने लिखा है, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में भी मूल है। अतः अन्य अधिकारों की पालना में इस मूल अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अनेक प्रकारों में सम्मान या प्रतिष्ठा का अधिकार भी शामिल है, परंतु कभी कभी व्यक्ति या समूह द्वारा अपने विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग के दौरान दूसरे व्यक्ति के प्रतिष्ठा के अधिकार का हनन हो जाता है। अतः इस अधिकार के रक्षार्थ मानहानि के कानूनों का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के सम्मान व प्रतिष्ठा पर हमला दंडनीय अपराध होगा। परंतु आलोचकों द्वारा इस कानून की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इस कानून के कारण व्यक्ति विशेष या प्रेस की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होती है तथा इस कानून में वर्णित आजीवन कारावास जैसे कठोर दंड प्रावधानों के कारण व्यक्ति भयवश अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाता। इस विवाद के संदर्भ में न्यायपालिका का मानना है कि चूंकि संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व के विकास व अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रदान की गई है, न कि स्वहित व सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा सामाजिक व्यवस्था पर हमला करने के लिए। अतः मानहानि कानूनों की विशेष महत्ता एवं उपयोगिता है, परंतु विधायिका द्वारा विधि निर्माण व न्यायपालिका द्वारा उचित जांच से इस कानून के दुरुपयोग को भी रोकना चाहिए। देखिए, आपने उत्तर सही लिखा है, भाषा का भी अच्छा उपयोग किया है, किंतु इसमें पूरे के पूरे उत्तर में तथ्य और तार्किकता की कमी है। तथ्य और तार्किकता का क्या मतलब? तथ्य और तार्किकता का मतलब ये है कि वास्तव में ये प्रश्न आपसे ऊपर यहाँ तक की लाइनों में किसी से कुछ भी नहीं पूछा गया है। ये केवल आपको संदर्भ के रूप में दिया गया है, इसका कोई यूज नहीं है। क्लियर? अब आपको लग रहा होगा ऐसा आप क्यों कह रहे हो। ये बेसिकली एक घटना को आधार बनाकर आपको समझाने के लिए, आपको बहकाने के लिए इतना बड़ा प्रश्न गढ़ दिया गया है। वास्तव में आपसे जो प्रश्न है वो यहाँ से शुरू है और इतना ही प्रश्न है। समझ रहे? तो जब भी आप ऐसे प्रश्नों को देखें तो आप अपने प्रश्न की शुरुआत यहीं से किया करें। ऊपर की स्टोरी बताने में अगर लग जाएंगे तो आपकी वर्ड लिमिट भी खत्म हो जाएगी और आपके प्रश्न के उत्तर में तार्किकता का समावेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? दूसरी बात यह है कि आपसे प्रश्न पूछा है कि मानहानि कानूनों का होना व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए किस हद तक आवश्यक है और किस हद तक आवश्यक नहीं है, इसका आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। और जब आप इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे होंगे तो बीच बीच में इन वर्ड्स का आप जिक्र कर देंगे, लेकिन इनको जब आप जिक्र करेंगे तो तथ्य के आधार पर। देखो, होता क्या है कि जब हम पॉलिटी के क्वेश्चन लिखते हैं और पॉलिटी के क्वेश्चन में अगर आपने तथ्यों को नहीं डाला, आपने केवल ये बताकर छोड़ दिया कि आर्टिकल 21 की बात है, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो नहीं लिखा। लेकिन सोचो, जिसका पॉलिटी ऑप्शनल है उसने तो एक या दो तथ्य डाल ही दिए होंगे, और जब वो एक या दो तथ्य डालेगा तो उसका उत्तर आपकी अपेक्षा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आपसे भी जीएस के लेवल पर ये डिमांड की जाती है
कि आप भी अपने प्रश्न के उत्तर में एक तथ्य जरूर डालें, एक तर्क जरूर डालें। अर्थात आप इसमें केस मेनका गांधी का उल्लेख कर सकते हैं, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, जिसमें न्यायालय ने केवल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात नहीं की, बल्कि उसमें व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा की भी बात की। समझ गए? जब आप इसको बेस बनाकर लिखते हो ना, तो आपकी लाइन को वैलिडिटी प्राप्त हो जाती है और एग्जामिनर को लगता है कि आपने पॉलिटी के शब्द को पॉलिटी की थीम के आधार पर लिखा। और अगर आपने पॉलिटी के उत्तर को पॉलिटी की थीम पर ना लिखकर इतिहास के विश्लेषण पर लिख दिया या कथाकार या कहानी के रूप में लिख दिया, तो आपको उतने उत्कृष्ट अंक नहीं प्राप्त हो सकते जितने कि एक उस अभ्यर्थी को प्राप्त होंगे जिसने इन तर्कों का उपयोग किया है। आप में से अब ये भी आपको प्रश्न लग रहा होगा कि सर क्या केस ये सारे हमें याद करने पड़ेंगे, क्या हमें इन सारे तथ्यों को अपने में समावेशित करना पड़ेगा? तो 100% नहीं करना है, बट जो काफ़ी मेजर केसेस हैं जैसे पुट्टा स्वामी वर्सेस केसेस, क्लियर, उसमें प्राइवेसी की बात की गई, तो आपको उसको याद रखना है। जो काफ़ी मेजर केस हैं जैसे हादियावाद, हादियावाद में विवाह की स्वतंत्रता की बात की गई और यूपीएससी ने प्रीलिम में भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपको याद रखना है। कोहिलो केस, इसको याद रखना है आपको, समझ गए? तो ये मेजर जो केस हैं वो आपको याद ही रखने हैं। हालांकि आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, जब हम 30 जून से अपनी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे जिसमें जीएस की भी टेस्ट सीरीज होगी, तो वहाँ पर हम ऐसे सभी क्वेश्चंस के फ्रेम, आंसर और काफ़ी गहन विश्लेषण आपको पिछले 1 वर्ष से 2 वर्ष में आए हुए हिंदू एडिटोरियल्स को समावेशित करके बता देंगे। जैसे ये क्वेश्चन वास्तव में 2017 के एक आर्टिकल का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था, और अभी पिछले महीने फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया एक कैबिनेट मिनिस्ट्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, कि उन्होंने किस तरीके से एक पत्रकार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, पत्रकार ने किस तरह से यौन उत्पीड़न का उन केंद्रीय मिनिस्टर पर आरोप लगाया और उनसे मानहानि की बात की। क्लियर? अब ऐसे आप जब बताते हो ना, करंट की घटना से ऐड करके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऐड कर से, तो आपका आंसर ये लग जाता है कि अच्छा आप करंट से अपडेट हो। इसीलिए हमेशा देखना कि जीएस में बच्चों के नंबर 100 से कम क्यों आते हैं, क्योंकि वो करंट अफेयर्स में पढ़ते तो हैं बट अपडेट होकर अपना आंसर नहीं लिखते। उन्होंने बिल्कुल आप ही की तरह लिखाते हैं तो उनको मार्क्स मिलते ही नहीं है। आपको करंट से अपडेट होकर लिखना है। क्लियर? अब जब आप ये बताते हो तो मान हानि को बताते वक्त आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि मान हानि वास्तव में 2 टाइप की होती है। क्लियर? एक होती है सिविल मान हानि और एक होती है आपराधिक मान हानि। ध्यान देना, आपने यहाँ पे आपराधिक मान हानि को बेस बनाया है, दंडनीय अपराध है और आगे आपने सजा भी बताई है। सिविल मान हानि में क्या होता है, केवल पैसे के आधार पर समझौता हो जाता है, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को या उस पर्सनैलिटी को आप पैसा दे दें और आपका वो सारा केस समाप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है कि पैसा तो नहीं चलता है, इसमें दंड चलता है। जैसे आपने अभी एक वीडियो देखा होगा श्याम रंगीला को लेकर। श्याम रंगीला मोदी जी की मिमिक्री जो करते हैं, मतलब मोदी जी की आवाज़ निकालते हैं, तो उनके ऊपर पेट्रोल पंप के मालिक ने मानहानि का केस लगाया कि उनके पेट्रोल पंप की प्रतिष्ठा को आपने धूमिल किया। समझ रहे हैं? अब ये मानहानि क्या होगा, क्या श्याम रंगीला साहब को क्या जेल भेजने के लिए होगा? बिल्कुल भी नहीं। उनसे पैसे मांगे जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि आप उस वीडियो को डिलीट कर दें। समझ रहे हो? तो ये मानहानि सिविल हो गई। आपराधिक मानहानि का मतलब कि जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले शबनम नाम की एक लेडी हैं जिनको फांसी की सज़ा शायद दी जा रही है, अगर मैं नाम अगर गलत नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उनके बच्चे को जेल में बुलाया गया और काफ़ी सारे वीडियो वायरल हुए। तो इसमें ये हुआ कि वास्तव में उनकी फैमिली की प्रतिष्ठा को क्यों वो किया जा रहा, अर्थात एक तरीके से एक आपराधिक व्यक्ति को दंड देने की बात तो हो रही, लेकिन उसको मानहानि के उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल क्यों किया जा रहा है, उसके बच्चे की प्रतिष्ठा को धूमिल क्यों किया जा रहा है, अर्थात उसकी गरिमा का क्यों उल्लंघन किया जा रहा। समझ गए? तो इस पे भी डिबेट शुरू हो गई। आपने एक बार और पीछे केस सुना होगा पिछले वर्ष कि यूपी गवर्नमेंट ने कई सारे आंदोलनकारियों के पोस्टर्स चिपकाए थे लखनऊ के रोड में सामने, मतलब अपने सब, ताकि सब लोग देख सकें पब्लिक प्लेसेस में कि ये लोग वास्तव में अपराधी हैं, और उसमें उन्होंने एक बच्ची का भी फोटो लगाया था
जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो ये सब मानहानि के केस के अंतर्गत आते हैं। इसमें कभी दंड के प्रोविजंस होते हैं तो कभी सिविल्स के प्रोविजंस होते हैं। अब जब आपने ये बात बताई दंड के, तो आपको ये भी पता हो कि दंड के प्रोविजन हमारे यहाँ किस में है, आईपीसी में। तो आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत, 499 और 500 के अंतर्गत। आप ऐसे बताओगे, ये 3 से 4 फैक्ट आपको डालने ही हैं कि मानहानि 2 टाइप्स की, साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेनका गांधी, साथ ही आईपीसी की धारा 499, तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्लियर। अब जब आपने ये बातें बता दी तो आप क्या करोगे, इसका एक पक्ष बताओगे पहले कि, क्योंकि आलोचनात्मक पूछ रहा है ना कि ये क्या कर रहा है कि किसी व्यक्ति के सम्मान की रक्षा के लिए, किसी व्यक्ति की डिग्निटी को बचाने के लिए। बट अगर किसी व्यक्ति की डिग्निटी के बचाने की हम बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वो व्यक्ति कोई गलत कार्यों को संपादित कर रहा है या संचालित कर रहा है, तो क्या हम उसके ऊपर केस ना करें? क्या हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते, क्या हम फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग करने के नाते वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें? तो ये एक दुविधाग्रस्त स्थिति होती है। तो इस स्थिति में ये कहा जाता है मध्य का रास्ता, कि कानून ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति मानहानि का केस करे उसकी न्याय संगतता और उसकी उचित बातों का ही संकलन हो पाए। अर्थात अगर वो गलत है तो उसे दंडित किया जाए कानून के हिसाब से, उसे किसी ईर्षा के हिसाब से दंडित ना किया जाए कि फला व्यक्ति ने हमारे खिलाफ कुछ बोल दिया तो हम उसको अंदर कर दे रहे हैं। जैसे अभी आपने पीछे कई दिनों में देखा होगा, विगत वर्ष में, कि कई सारे बड़े बड़े संपादकों को, बड़े बड़े पत्रकारों को, बड़े बड़े लोगों को अंदर किया जा रहा था। कई सारी धाराएं लगा के, राजद्रोह का केस लगा के, तो कभी उन पे मानहानि का केस लगा दिया जाता था कि इन्होंने हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। और ख़ासतौर पर मानहानि का केस सबसे ज़्यादा चलता है कोर्ट्स के वकीलों पर या कोर्ट्स के जज पर। वो लोग ज़्यादा ऐसे केस ठोकते हैं सामने वाले पर्सन पे। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। ऐसे आपको यहाँ पे 2-3 तथ्य आप डाल देंगे तो आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्लियर। साथ ही आप यहाँ पे इतना डिटेल मत बताइए, आपकी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर यहाँ पे वही प्रतिष्ठा और अवसर, फिर वही बात है स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। मतलब बार बार एक ही कहानी को आप घुमा घुमा के लिखोगे तो एग्जामिनर कहेगा नया क्या आपने दिया, नया तो आपने कुछ दिया ही नहीं। समझ गए? तो नया बनाइए इसको थोड़ा। और परंतु आलोचकों द्वारा ऐसी लाइनें मत लिखा करिए। जब आप पॉलिटी लिखते हो ना, तो पॉलिटी में आपको हमेशा लिखना पड़ता है किसके द्वारा, राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। उनका मानना है कि इस कानून उनका, अब यहाँ पे आपने क्या लिखा, लाइन खुद समझो। आप आपने लिख दिया परंतु आलोचकों द्वारा इस कानून की इस आधार पर आलोचना की जाती है। अरे इतनी बड़ी लाइन क्यों लिखते हो? कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कानून व्यक्ति विशेष, बस ऐसे हो गया आपका आंसर। समझ गए कि आपको कहाँ पे शॉर्ट करना है और कहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि जब आप ये चीज़ें बताते हो ना, तो आप यहाँ पे करंट का इवेंट डाल दो, कई सारे आर्टिकल्स डाल दो कि अभी हालिया में, हाल ही टाइम पीरियड पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया केंद्रीय मिनिस्टर को लेके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि की बात की, उसकी वैलिडिटी को बनाए रखा। समझ गए? तो इससे आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी रही बात इसका काफ़ी डिटेल से अध्ययन करने की, तो हम उसे 30 जून की क्लासेस में शुरू करेंगे। अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक होते हैं। ब्रॉड टॉपिक का मतलब कि ये हमसे पूरी पृष्ठभूमि के साथ साथ पूरी व्यापक समझ की बात करते हैं। और ये तब समझ में आएगा आपको जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अर्थात आप फंडामेंटल राइट को काफ़ी गहनता से अगर आपने समझा है 20 आर्टिकल तक में, तो आप आर्टिकल 21 को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, उसकी पृष्ठभूमि को समझ पाएंगे। समझ गए? अगर हम यहाँ पे आपको ऐसे बताने लगेंगे तो अल्प अधूरा ज्ञान वही होता है ना कि ना तो उतना मज़ा आएगा ना आप उस चीज़ में मास्टर बन पाएंगे। क्लियर? तो उम्मीद है आपको आप ही के प्रश्न में कई सारे नए पॉइंट मिले होंगे, आप इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। बाकी इसका विस्तृत और गहन अध्ययन के लिए हम आपको 30 जून से इन सारे टॉपिक को कवर कराएंगे। बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।